नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से पंडितों और जाति संप्रदाय को लेकर दिए गए बयान पर आलोचना शुरू हो गई है। वहीं अयोध्या के महंत राजू दास और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भागवत किस आधार पर यह बयान दे रहे हैं, या तो उनसे बात करके ही पता चलेगा। गीता में खुद भगवान कृष्ण ने जिक्र किया है कि वर्ण उन्होंने बनाए हैं। वहीं महंत राजू दास ने कहा कि हम भागवत के विचारों से सहमत नहीं है। मैं इसका पुरजोर विरोध और निंदा करता हूं। समाज को बांटने की साजिश हो रही है। आज चर्चा इसी बयान को लेकर हो रहे सवाल को करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। रामचरितमानस का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर बड़ी बात कह दी है। आरएसएस प्रमुख के इस बयान से जातिवाद और राजनीति को मानो एक चिंगारी मिल गई हो। जाति और वर्ण की श्रेणी पंडितों द्वारा बनाई गई है। ये बयान मोहन भागवत ने दिया है। इस बयान की आंच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है और आरएसएस के साथ बीजेपी भी बयानों के घेरे में है। वहीं धर्म से जुड़े विद्वान इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा बयान दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, बल्कि जाति पंडितों ने बनाई है। उन्होंने कहा कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक है, उनमें कोई जाति या वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई जो कि गलत था। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि देश में विवेक, चेतना सभी एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस मत अलग अलग है। आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि राजनेता ध्रुवीकरण की राजनीति कर वोट बटोरने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं कि ये राजनीतिक कारणों से सब बातें कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। धार्मिक दृष्टि से ऐसी कोई बात नहीं है। किसी धर्माचार्य ने ऐसा नहीं कहा है और धर्माचार्यों ने सदा जोड़ने का कार्य किया है। तोड़ने का कार्य राजनीति के करते हैं, क्योंकि तोड़ करके माने बांटो और राज करो वाला एक सिद्धांत है जो अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों को मिल गया है और हमारे राजनीति के उसी का अनुसरण करते रहते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम बघेल ने भागवत पर पलटवार करते हुए कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई। प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदू धर्म नहीं जीवन शैली है। ऐसे बयानों पर कुछ लोग एफआईआर कराते थे। मेरे पिता के खिलाफ भी एफआईआर कराई हमने, तो गिरफ्तारी भी की। ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसी बात हो रही है तो ये संगठन चुप क्यों है? जाति शब्द ज्ञाति से बना है। जो जिस काम का ज्ञान रखते हैं वह जाति माना जाता है। भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी ने जाति को तोड़ने का काम किया, लेकिन फिर से जाति बन गई। ये कहना है पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई बिल्कुल गलत है। देखिए, ये एक तरफ कहते हैं कि पंडितों ने बनाई, मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। आपको वीडियो भेज दूंगा मैं। वो जीवन जीने की शैली धर्म नहीं है। तो ये इस प्रकार से बात करने वाले लोग, अब तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोग एफआईआर कराते थे पहले। मेरे पिताजी के खिलाफ एफआईआर कराया, हमने तो उसकी गिरफ्तारी भी की। लेकिन अब वो तथाकथित संगठन है, वो चुप क्यों है? यदि ब्राह्मणों के खिलाफ यदि इस प्रकार से बात हो रही है तो फिर वो संगठन जो खूब हल्ला करती थी वो चुप क्यों है? आरएसएस प्रमुख के बयान पर बीजेपी लगातार बचने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के कोई भी नेता इस बयान पर सीधे प्रतिक्रिया देने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साई ने कहा कि इसमें कई प्रकार की अवधारणा है। कोई बोलता है कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, जाति से नहीं थी। ये वृहद चिंता का विषय है। अलग अलग लोग उसे अलग प्रकार से देखते हैं। अभी भी इस तरह की व्यवस्था है। भाई देखो, किस रूप में था, पंडितों ने बनाई, कौन बनाया, लेकिन कई प्रकार की अवधारणा है इसमें। कोई बोलता है कि कर्म से वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर थे, जाति से नहीं थी। कोई कुछ कहता है। ये बहुत बृहद चिंतन का विषय है कि क्यों था, कैसे था। और मैं समझता हूँ अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से उसको देखते भी हैं। पता नहीं है प्रासंगिकता तो है कि नहीं, लेकिन हम देखते हैं अभी भी कुछ न कुछ तो इस तरह की व्यवस्था है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये क्या है?
संभावना ये है कि इसी तरह की कोई व्यवस्था उस जमाने में रही होगी। धर्म और संस्कृति को लेकर अब बयानबाजियां तेज होती जा रही हैं। कभी धर्म गुरु इस पर बयान देते हैं तो कभी राजनीतिक दल। बहरहाल धर्म और संस्कृति पर बयानबाजी का ये दौर कब खत्म होता है ये तो वक्त ही बताएगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अजय साहू, पूर्व मंत्री बीजेपी नेता चंद्रशेखर साहू, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी के पास जाएंगे। दुबे जी, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जो राजनेता ध्रुवीकरण की राजनीति कर वोट बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, किस तरह से देखें मोहन भागवत के बयान को? देखिए क्या है कि अब लोकसभा चुनाव को मैं समझता हूँ 1.5 साल बचे हैं जी, और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर बातचीत तो कर रही है, लेकिन जो संघ को मतलब है कि विशुद्ध रूप से कोई राजनीतिक दल नहीं माना जाता, एक संगठन माना जाता है। ये अलग बात है कि ये एक धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी जो संघ के निर्देश पे चलती है, उसके मार्गदर्शन में चलती है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलती है। लेकिन ऐसे वक्त पे चुनाव, जब चुनावी दौर है, अभी 3-4 राज्यों में चुनाव होने, फिर 1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव भी है, उस समय में मोहन भागवत जी के द्वारा ये कहा जाना कि जाति व्यवस्था पंडितों की देन है, तो थोड़ा सा चकित करता है। देखिए क्या है कि ठीक है कि वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतवर्ष का जो समाज है अब इससे काफी ऊपर उठ चुका है। आप या मैं कहीं जो है अगर कहीं किसी होटल या रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो कौन प्लेट में खाना लाके रख रहा है, कौन पानी रख रहा है, हम ये कोई जाति नहीं पूछते, हम उसको खुले मन से स्वीकार करते हैं। और ऐसे में जो है उन्होंने टिप्पणी कर दी, तो इसमें क्या है कि बहुत, देखिए क्या है कि कह तो दी, लेकिन कहने में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बड़े असहज महसूस कर रहे हैं। नंद कुमार साय जी का मैं भी बयान देख रहा था, तो उन्होंने अवधारणा कहा, फिर उन्होंने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 ये सब कहा। भाई क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? ये स्पष्ट करते हैं अधिकारी वर्ग के लिए कि कर्मचारी वर्ग के लिए। यदि अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लिए क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 है, तो वो उसका जो है पेश कैसे जुड़ेगा जातिगत चीजों से? तो ये एक जो है स्थिति जो है, ये जो चर्चा है, जहां तक कि ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि कौन से रिसर्च के आधार पर उन्होंने कहा, तो क्या है कि भागवत जी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ये कही बात जो है इतनी दूर तक चली जाएगी। और मैं समझता हूं कि ये इस टिप्पणी की वर्तमान में जो भारत वर्ष में जो स्थितियां हैं, जो जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, तो ये टिप्पणी तो नहीं होनी चाहिए थी भागवत जी की तरफ से। जी बिल्कुल। अजय साहू जी भी, कांग्रेस नेता अजय साहू जी के पास चलते हैं। अजय साहू जी, मेरा एक ये सवाल है कि जब राहुल गांधी ने पंडितों के बारे में कुछ कहा था तो बीजेपी तो खुलकर आ गई थी, लेकिन आप लोग उस तरह से नहीं सामने आ रहे हैं जब मोहन भागवत के बयान सामने आए हैं तो? देखिए कविता जी, देखिए इस देश के अंदर कानून का राज होना चाहिए, संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी की धार्मिक भावना को आघात पहुंचाता है, किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर के कोई व्यक्ति अगर आपत्तिजनक बात करता है तो उसके खिलाफ जो सरकारें हैं उनको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि इस देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ऐसा ही एक मामला कुछ समय पूर्व आया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के पिता नंद कुमार बघेल जी ने ब्राह्मण समाज को लेकर कुछ बातें, आपत्तिजनक बातें, उन्होंने कुछ टिप्पणियां कर दी थी और पूरा ब्राह्मण समाज जो है वो उनके खिलाफ हो गया था और उन्होंने थाने में जाकर एफआईआर भी दर्ज कराई। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने पिता को न सिर्फ जेल भेजा, एफआईआर दर्ज कराया और कानूनी कार्रवाई हुई। लेकिन आज देखने वाली बात यह है कि मोहन भागवत जी ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, पूरा देश का जो समाज है वो ठगा, मतलब वो अपने आप को कैसा रिएक्ट करे वो उसको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यही टिप्पणी जब नंद कुमार बघेल ने की थी तो लोग सड़कों में उतर आए थे। तो ये भी एक बड़ा विषय है कि लेकिन अजय साहू जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि सफाई भी आई है बाद अगर सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति का, जी बिल्कुल, सफाई भी आई है आरएसएस प्रमुख की तरफ से कि उन्होंने पंडितों को बोला, ब्राह्मण को तो बोला ही नहीं। सनातन धर्म में पंडित और ब्राह्मण में अंतर क्या है ये भी वो बता दें।
देखिए कविता जी, राजनीति करने वाले लोग कुछ भी बातें कहें, भले ही आरएसएस राजनीतिक संगठन है नहीं है ये बात का विषय है, लेकिन आरएसएस को कहीं से ये अधिकार नहीं मिलता है कि आरएसएस प्रमुख इस तरीके की टिप्पणियां करें। सनातन धर्म में भगवान के बाद यदि किसी को पूजा जाता है, किसी को सनातन धर्म का ध्वजवाहक माना जाता है, तो चार जो शंकराचार्य हैं इस देश में, चार पीठों की स्थापना जो आदि शंकराचार्य जी ने की थी, उसमें से एक जोशी मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई है, और जो लोग जिस काम में रुचि रखते हैं, जो काम करते हैं, जिस काम से उनका जीवनोपार्जन होता है, वो लोगों को उस वर्ण में बांटा गया है। तो ये चीजें जब हमारा ग्रंथ कहता है, तो आपको इस तरीके की चीजें को फ्लोट करके इस तरह की बातों को कहकर, आप एक जिम्मेदार पद में हैं, आप आरएसएस के प्रमुख हैं, देश के लोग आपकी तरफ देखते हैं, और आपके मुख से इस तरीके की, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक पार्टी रामचरितमानस को ही नहीं मान रही है का जो वातावरण है उसमें वैमनस्य फैलाने का काम कहीं ना कहीं हो रहा है। जी, पूर्व मंत्री बीजेपी से चंद्रशेखर साहू भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया चंद्रशेखर जी? जी जी, देखिए कविता जी, पहली बात तो ये है कि ये कोई राजनीतिक संगठन को लीड नहीं कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सरसंघ चालक परम पूजनीय मोहन भागवत जी एक व्याख्यान में थे संत रविदास जी के जयंती में, और उन्होंने व्याख्यान के माला के तहत अपने व्याख्यान में जो विश्लेषण किया वो किसी समाज के खिलाफ नहीं है, किसी समाज के खिलाफ टिप्पणी नहीं। और बाद में भी आरएसएस प्रवक्ता सुनील जम्बेकर जी के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट किया गया कि किसी समाज के खिलाफ नहीं है, पहली बात। और दूसरा, उसको राजनीतिक चश्मे से देखने की भी जरूरत नहीं है। अभी कहां से ध्रुवीकरण आ गया, अभी तत्कालिक कुछ विषय नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब पूरा देश दलित समाज है, शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, उसको मुख्यधारा में लाने की बात चल रही है, एक नया एक प्रकार से फिजा आई है। भारत के राष्ट्रपति दलित हुए हैं, भारत के राष्ट्रपति आज अनुसूचित जनजाति की महिला है, और एक नया वातावरण बना है सामाजिक समरसता का। तो कहीं न कहीं सामाजिक समरसता को बढ़ाने की बात हुई है, किसी ब्राह्मण और ब्राह्मण समाज के खिलाफ बात नहीं हुई है, ये मुझे लगता है। और स्वयं पूजनीय सरसंघ चालक जी ब्राह्मण है, तो वो कैसे टिप्पणी करेंगे इस पर? तो ये टिप्पणी नहीं, एक व्याख्यान के तहत उन्होंने जो विश्लेषण किया है, पौराणिक, अर्वाचीन, प्राचीन जो हमारा शाश्वत परंपरा है, उस परंपरा को उन्होंने किसी न किसी रूप में जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है, उसको किसी राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके बाद भी यदि आप कई प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं तो आपको अधिकार है, आपके विशेषाधिकार पे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कुल मिला के भारत के सामाजिक समरसता है, उसको बिगाड़ने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है अपने साथियों से भी, अन्य दल के लोगों से भी, अन्य विचारों के भी लोगों से भी, और उसका विश्लेषण होगा, जाके लोग चर्चा करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, और उस पर क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी। लेकिन भारत का जो समाज है उसको एकात्मता बोध है, वो आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा, ये मेरा साफ कहना है। जी, अनिरुद्ध दुबे जी के पास चलते हैं। अनिरुद्ध दुबे जी, अभी जो पूरा मामला है वो ब्राह्मण और पंडित में आकर अटक गया है। उन्होंने कहा कि हमने ब्राह्मण को नहीं पंडितों को बोला, मतलब जो एक्सपर्ट, जो ज्ञानी। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि एक दोहा आ रहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। मतलब देखिए ये समय, ये दौर ऐसा ही है। मतलब तलवार का मतलब चलाने की तलवार वाली बात नहीं है, वो ज्ञान की बात है। और जो मतलब 47 में और फिर 50 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और सारी चीजें हुई, तो उसमें मतलब ये है कि सारे वर्ग का ऐसा जो है, मतलब शूद्र, दलित या ब्राह्मण, वैश्य, ये सब कहीं कोई ऐसा कोई निर्धारण तो है नहीं। उन्होंने सबके अधिकारों की बात की, और जो उस समय से वो जो दौर चल रहा है अधिकारों की बात का, वो आज तक चला आ रहा है। और बिल्कुल न्याय होना चाहिए, हर वर्ग के प्रति होना चाहिए।
और चंद्रशेखर साहू जी ने कहा ये बात, इस बात से मैं सहमत हूँ, मतलब राष्ट्रपति को लें, मतलब वहां पे हमारे देश में दलित राष्ट्रपति बने और अभी अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग से हैं मैडम, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जब सरकार थी तो अल्पसंख्यक वर्ग से एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, और सभी अपनी योग्यता के आधार पर बने। आप अगर इनके सबका इतिहास देखें तो सबकी अपनी योग्यता है, तो ये इसमें कहीं कोई नहीं, इसको तो ये तो अगर ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टी निर्णय लेती है तो उसे सलाम किया जाना चाहिए। लेकिन बीच में जब कुछ कुछ ऐसी जो टिप्पणियां आती है, जैसे अब राम सेतु काल्पनिक है कि नहीं है, मैं समझता हूं कि कोई ये बहुत चर्चा का बहस का मुद्दा होना नहीं चाहिए, लेकिन बीच बीच में राजनीतिक पार्टियां ऐसे विषयों को पकड़ लेती है। और दूसरी बात क्या है कि मोहन भागवत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मतलब एक आरएसएस जो एक ऐसा संघ है, न सिर्फ उसके मतलब भारत में लोग हैं, विदेशों में भी उनके लोग फैले हुए हैं, और उनकी एक एक लाइन बड़े गौर उस पर गौर किया जाता है, समझने की कोशिश की जाती है, देखा हो जाता है और जानने की कोशिश की जाती है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी बातों पे अमल भी करते हो, लेकिन ये जो पंडित वाली बात उन्होंने जो कह दी कि जाति व्यवस्था पंडितों की देन है, तो मैं समझता हूँ, फिर मैं यही दोहराऊंगा कि मतलब थोड़ा सा मतलब है ना, ये ऐसा कैसे कह गए, थोड़ा सा ये चकित करता है। वरना ये क्यों शंकराचार्य जी की जो टिप्पणी इस तरीके की आती कि क्या उन्होंने रिसर्च किया है, और फिर मोदी जी को भी लेकर शंकराचार्य जी ने कहा कि मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं या जब भी वो गए तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने गीता भेंट की, तो उन्होंने उदाहरण दिया, कई सारे जो है पक्ष रखे शंकराचार्य जी ने। तो मुझे यही लगता है कि मोहन भागवत जी कुछ मतलब जल्दबाजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसी टिप्पणी अनायास कैसे उनके मुखारबिंद से बिना सामने सोचे समझे ये कुछ सोच की बोल बात दिए है। या कहा जा सकता है? नहीं जी, बिना सोचे समझे बोल दिए ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए उनका व्यक्तित्व कहता है, उनकी पर्सनालिटी बताती है। फिर इतना बड़ा संघ जी, जिसका जो नेतृत्व कर रहा हो, और देखिए क्या है, एक चीज बता रहा हूं मैं, अंडरस्टूड, हालांकि क्या है बहुत खोल के नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने अपने डिबेट की शुरुआत में ही मैंने कहा, अभी जो चीजें कही जा रही है, चाहे वो आरएसएस के द्वारा, चाहे कांग्रेस के द्वारा, चाहे भारतीय जनता पार्टी या और कोई राजनीतिक दल, सीधे सीधे जो है उसको जो है आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उससे जोड़ के, और फिर लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आप रोज अखबार को उठा के देख लें तो कहीं ना कहीं सारे लिंक उससे जोड़े जा रहे हैं, चाहे वो रामचरितमानस की उत्तर प्रदेश में जलाने की घटना क्यों ना हो। तो ये सब चीजें हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि जो आप कह रही हैं कि जो मतलब ना कुछ जुबान फिसल गई, हाँ, जल्दबाजी ऐसा वैसा निकल गई, ऐसा नहीं, बात बहुत गंभीर है, लेकिन उसमें गंभीरता किस तरह की है ये समझने की बात है। ठीक है। कांग्रेस नेता अजय साहू जी के पास चलते हैं। अजय साहू जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, अनिरुद्ध जी ने अभी जो बात कही कि उत्तर प्रदेश जहां पे योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पर रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की प्रतियां अगर जला दी जाती है वोट की राजनीति के ध्रुवीकरण के लिए, तो ये दर्शाता है कि इस देश में संविधान कहां पर है, कानून का राज क्या है। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि पंडितों ने जाति की व्यवस्था बनाई, जबकि गीता कहती है, गीता जो हिंदुओं का सर्वोच्च ग्रंथ है, वो कहती है कि ज्ञाति से जाति का निर्माण हुआ है, जो जिस वर्ण में है, जो जो काम करता है उसके हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। तो जो चीजें सदियों से चली आ रही है उन चीजों को लेकर के राजनीति करना, और आपके खुद के राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर रामचरितमानस की प्रतियां जल गई और आपने कार्रवाई तक नहीं की, इतना लंबा समय हो गया। कल मैंने सुना कि किसी के खिलाफ इन्होंने एनएसए लगाया, लेकिन इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद आप कार्रवाई करते हैं, तो दर्शाता है कि आप वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये जो मामला है आरएसएस प्रमुख का, केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वो उनके खिलाफ एफआईआर करने का साहस दिखाएंगे। आरएसएस जो है, ये बहुत सारी बातें आ रही है कि हमने फलाने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया, हमने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया। मैं चंद्रशेखर जी से पूछना चाहता हूं, आपने आरएसएस में आज तक कितने पिछड़ों को सरसंचालक बनाया है, कितने अनुसूचित जाति के लोगों को सरसंचालक बनाया है और कितने अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरसंचालक बनाया है, ये बता दीजिए। अगर आपने एक को भी बनाया होता है
तो बात अलग है, लेकिन आपके पास एक नाम नहीं मिलेगा। यह आपके चरित्र को दर्शाता है। आप वोट लेने के लिए किसी को कहीं बैठा दें, लेकिन अपनी मात्र संगठन में आप लोग जातिवाद को फैला करके रखे हुए। एक भी सरसंचालक ना पिछड़े वर्ग से बना है, ना अनुसूचित जाति से बना है, ना अनुसूचित जनजाति से बना है। आप राष्ट्रपति बना करके ये सोचते हैं कि उस समुदाय का पूरा वोटों का आप ध्रुवीकरण कर लेंगे, तो ये चीजें नहीं चलने वाली है। इस देश के अंदर संविधान का राज होना चाहिए। संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर वो इस तरीके की बात कहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक और चीज कोट करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीवन शैली है। तो ये लोग अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से ये हमारे धार्मिक ग्रंथों की चीजों को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे इस देश का हिंदू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चंद्रशेखर साहू जी, जी जी कविता जी, जी अभी जो विषय आया है उसको बहुत व्यापक संदर्भ देखना चाहिए। आप किसी एक पार्टी प्रवक्ता के रूप में अपने नेता को खुश रखने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन आप एक बड़े संगठन के बारे में बिना जानकारी के कुछ भी कहेंगे, वो मुझे लगता है वो आप एक संगठन के साथ न केवल अन्याय कर रहे हैं, बल्कि स्वयं को भी आप जानकारी से मुक्त पा रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी ये 26 जनवरी निकला, मैं यहीं रायपुर की बात कर रहा हूं, जो आरएसएस मुख्यालय है यहाँ का, जी प्रदेश का जागृति मंडल, वहां एक जो उस वार्ड में साफ सफाई कर्मी है, भले मुझे नाम अभी याद नहीं है, उससे झंझट टरवाया गया। उसी दिन संघ के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, उसमें सरसंघ चालक जी, सर कार्यवाह जी और 5 सह सर कार्यवाह, श्रीमान रामदत्त चक्रधर जी, इसी छत्तीसगढ़ के सोनपुर गांव के रहने वाले हैं। वो चक्रधारी समाज के, प्रजापति समाज के, कुमार समाज के। वो देश के जो 5 सह सरकारवाह है उसमें से है। और ये किसी को बनाया नहीं जाता है कि किसी को नामित नहीं किया जाता, इसकी एक प्रक्रिया है। तो मैं तो कोशिश करूंगा एक कुछ किताब हमारे साथियों को उपलब्ध कराऊं जो संघ के बारे में जानना चाहते हैं। मैं खुद बहुत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी बातों को हम जानते नहीं, उसके बाद भी टिप्पणी करते हैं। बहुत व्यापक संदर्भ में इस सारी बातों को देखा जाना चाहिए। अनिरुद्ध जी बहुत विषय पर गंभीरता से बात कर रहे हैं। मैं उनके संजीदगी का एक प्रकार से यहाँ पर सराहना करता हूं। और इस विषय को यदि हम उथले ढंग से लेंगे तो उसे क्या हासिल होगा, क्या पाएंगे आप? संविधान का जहां तक बात है, इसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, संविधान की प्रतियां फाड़े थे। संविधान संसद में तो स्वयं संसद में रहा हूं कुछ समय, माननीय अटल जी, श्रद्धेय अटल जी के साथ में। मैंने देखा है वहां पर कैसी स्थिति बनी। जब छत्तीसगढ़ राज्य का विधेयक आया तो एक पार्टी के नेता वो विधेयक की प्रतियां फाड़ कर भेजे। तो देखिए, संविधान का पाठ आप स्वयं भी पढ़ेंगे और हमको भी पढ़ाएंगे, हम तैयार हैं। लेकिन संविधान की जो मूल भावना है पूरे लेकिन देश चंद्रशेखर जी, कहीं ना कहीं की, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के, कोई भी समाज हो, मोहन भागवत जिस प्रकार से जो व्यवस्था है, लेकिन ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं नाराज है। चंद्रशेखर जी आप पूछिए। जी चंद्रशेखर साहू जी, आप जी कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है, देखिए कुछ कुल मिला के कुछ राजनीतिक दल, हाँ नाराज है ब्राह्मण समाज। कविता जी, कुछ पार्टी के लोग, कुछ राजनीतिक दल के लोग कोशिश करेंगे, कुछ लोगों को इस प्रकार से प्रवोक करने की कोशिश करेंगे। वो उनका राजनीतिक हेतु है, उसको हम आप कैसे रोक सकते हैं? वो करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कुछ ही दिनों में इस विषय पर सारे लोगों का जिस प्रकार से चित्र है वो स्पष्ट होगा। भारत की मैंने पहले भी निवेदन किया, भारत की एकात्मता और अखंडता अछून है और सब लोगों से बनती है। एक बार हम सब मुख्य धारा को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री जी के एक छोटी सी बात को 8-9 साल बाद आप किसी एक टिप्पणी को यदि आप उदाहरण देते हैं तो वो ना आप इस विषय के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, ना किसी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के
जो सारा संदर्भ है उसको आप सोच लें कि और उसके बाद प्रतिक्रिया दें। आपको अधिकार है और लगातार डिबेट का विषय है, डिबेटेबल होगा। मैं नहीं कहता कि डिबेट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको संकीर्ण भाव से या संकीर्ण दृष्टि से आप देखेंगे तो दुनिया भर की आप टिप्पणी कर ठीक है, सकते अनिरुद्ध करें, दुबे जी के पास चलते लेकिन हैं। जी। बहुत व्यापक रूप से ये व्यापक संगठन है, व्यापक सोच के साथ इस बात पर किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है कविता जी। जी अनिरुद्ध जी, कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी के बयान से ब्राह्मण समाज है वो काफी नाराज है। देखिए क्या है कि जहां तक के मैं समझ पा रहा हूँ, मोहन भागवत जी के बयान से ब्राह्मण समाज में चिंतन मनन तो चल रहा होगा, मतलब ये कैसे हो गया जी, लेकिन ऐसा कोई नाराजगी का स्वर जैसे फूटते तो दिखा नहीं। लेकिन यह है कि छत्तीसगढ़ में मतलब कुछ जो है बहस का मुद्दा जो है जबरदस्त छिड़ा और महीने 2 महीने के भीतर 2 ऐसी चीजें हो गई कि जो बहुत बड़ा बहस का कारण बन गई। एक तो बागेश्वर साहब महाराज आए जी, तो उनकी कुछ चर्चा जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा हुई। अभी मोहन भागवत जी का जो कहना रहा पंडितों को लेकर, उसमें भी जो है अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज उन्होंने कहा, तो चूंकि वो बहुत बड़ी हस्ती और बहुत बड़े सम्मानी आदरणीय पूजनीय है, तो क्या है कि चीजें दिमाग पे असर तो करती है। लेकिन मुझे देखिए क्या है कि हम ये भी देखते रहे कि लोग आस्तिक भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं, लेकिन आस्तिकता और नास्तिकता की जो लड़ाई पूर्व में ऐसे जो है मतलब इस चलिए आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय साहू जी आपका भी बहुत धन्यवाद और अनिरुद्ध दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद और साथ ही चंद्रशेखर साहू जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।